हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र। ठीक, इस चैप्टर का पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है और इस चैप्टर में हम आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन, फिर देखे थे अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। उसके बाद प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ये 3 चीजें हमने डिस्कस की थी और इसके अलावा फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या दोनों में संबंध देखे थे। और एक चीज छूट गया था, दर्पण सूत्र। ठीक, जो कि हम आज के लेक्चर में दर्पण सूत्र के बारे में डिस्कस कर लेंगे। वो इसका टॉपिक है जो कि छूट गया था। और इसके आगे दर्पण सूत्र बताएंगे, उसके बाद आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है और इसके कुछ एग्जाम्पल है, अनुप्रयोग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूफ होता है। दर्पण सूत्र बोलिए। ठीक, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v + 1/u। यही होता है दर्पण सूत्र या फिर दर्पण समीकरण, इसी को बोलते हैं। इसका हमको प्रूफ करना है। ये कैसे आता है, इसका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे, कोई भी दर्पण बना लेते हैं। जैसे अवतल दर्पण हमने बना लिया यहाँ पे। अवतल दर्पण जिसका द्वारक है m1 m2। ठीक, उसके बाद इसका एक मुख्य अक्ष लेते हैं और दर्पण का ध्रुव है P और इसकी मुख्य फोकस है F और वक्रता केंद्र है C। अब हमको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो इसमें हम दर्पण के सामने एक वस्तु रखते हैं। ठीक, और AB, ठीक, AB एक वस्तु रखते हैं और इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है और दर्पण से टकराती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद, मतलब अवतल दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक, ऐसे ये निकल जाएगी। आगे देखिए किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण के सामने 2 किरणों का आवश्यकता होता है। ठीक, और ऐसी 2 किरणें होनी चाहिए जो एक दूसरे को काटती हो। ठीक, या फिर काटती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पे वस्तु काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वहाँ वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, आपको बता दें। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किरणें दर्पण से टकराने के बाद, टकराने से पहले नहीं, टकराने के बाद अगर वास्तव में काटती है तो वहां पे बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, और काटती हुई अगर प्रतीत होती है तो वहां पे बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक ना, ये होता है आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। ठीक, तो एक तो हमने फोकस से भेज दिया, दूसरा हम केंद्र से भेजते हैं। और देखिए केंद्र से जाने वाली जो किरण होती है ना, वो टकराने के बाद पुनः केंद्र से वापस लौट जाती है। ठीक, तो जहाँ पे किरणें काटती हैं एक दूसरे को वहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब होगा A' B'। ठीक, ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब।
अब हमको सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ देखिए f क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, अब v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, और u क्या होता है वस्तु की दूरी। देखिए जो कल का लेक्चर था उसमें हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ा था। चिन्ह परिपाटी में क्या बातें थी कि किसी दर्पण से, ठीक, मान लीजिए दर्पण का ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये केंद्र हो गया। दर्पण के ध्रुव से दाएं तरफ की जितनी दूरियां होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, ठीक, और दर्पण से बाएं तरफ की जितनी दूरी होगी ना उसको ऋणात्मक लेते हैं। ये कल हमने पढ़ा था। अब देखिए जो इसका मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष से ऊपर की जितनी दूरियां होंगी उनको हम प्लस में लेते हैं, और मुख्य अक्ष से नीचे की जो दूरियां होती है इसको ऋणात्मक लेते हैं। ये कल हम चिन्ह परिपाटी में देखे थे। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूफ के लिए, माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल, एक दर्पण है, दर्पण लिख लेते हैं, एक दर्पण है, इसको मिटा देते हैं। एक दर्पण है जिसके सामने P से B मानी PB दूरी पे, PB दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई क्या है A डैश B डैश, दर्पण से कितने दूरी पे P से B दूरी, P से B डैश की दूरी पे, PB डैश दूरी पर बना है, ठीक। अब लिखेंगे आगे चित्रा अनुसार, मतलब चित्र के अनुसार क्या क्या बातें पता चलती है ये चीज हम लिखेंगे। अब देखिए P से B ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी। और दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोले, यहाँ पे अभी लिखे थे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/u पहले लिखिए या बाद में लिखिए, दोनों सेम है, ठीक ना, क्योंकि प्लस में यहाँ पे। अब देखिए जो यहाँ पे u होता है वो वस्तु की दूरी होती है, मतलब वस्तु की दूरी कितनी है PB, और PB को हम क्या लिख सकते हैं u, ठीक। लेकिन एक बात समझिए, जो चिन्ह परिपाटी होता है उसमें हम देखे हैं कि दर्पण से बाएं तरफ की जितनी दूरियां होती है ना उसको हम किस में लेते हैं, ऋणात्मक में लेते हैं। मतलब इससे बाएं तरफ वस्तु उपस्थित है, ठीक, तो बाएं तरफ है तो मतलब u किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं चित्र से, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है PB डैश, प्रतिबिंब की दूरी तो क्या बोलते हैं V होती है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है V होती है, तो इसको लिखेंगे V, लेकिन दूरी किधर है, बाएं तरफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए P से C की दूरी, P से C की दूरी को क्या नाम देंगे, बोलिए, वक्रता केंद्र, ये सॉरी वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। ये C है वक्रता केंद्र, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको दर्शाते हैं R से। ये भी बाएं तरफ है ना, मतलब माइनस। अब देखिए आगे P से मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, इसको दर्शाते हैं F से। और ये भी किधर है, बाएं तरफ है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक।
इतनी बातें समझ में आई। अब आगे देखिए, आगे हमको प्रूफ करना है। बस दूरियां तो हमने लिख लिया। अब देखिए, हमको ये चीज़ प्रूफ करने के लिए ना, सबसे पहले हम यहाँ पे मानते हैं कि ये जो प्रकाश ए से निकलता है मुख्य अक्ष के समांतर, वो इसको मान लेते, कोई बिंदु मान लीजिए, इसको ले लेते हैं एन, ठीक। एन बिंदु से हम एक मुख्य अक्ष पे एक अभिलंब लेते हैं, जिसका नाम हम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख दीजिए, चलिए एन आर रख देते हैं, ठीक। सॉरी, आर तो इसमें आ जाएगा, आर नहीं रखते हैं, एन एस रख देते हैं। मार्कर, ठीक, पानी लग गया। एन एस, ठीक है, एन एस हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक अविलंब डालते हैं। अब देखिए, इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। और जब हमको प्रूफ करना होगा ना, तो दो, देखिए ये जो त्रिभुज है एक दूसरे के समरूप है, तो इन दोनों को एक साथ लेंगे, और ये दो त्रिभुज है ये भी समरूप है, तो इनको एक साथ लेंगे। और समरूप त्रिभुज की खासियत ये होती है कि जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके लंब की जो अनुपात होता है, लंब का अनुपात और आधार का अनुपात, कर्ण का अनुपात, तीनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक दूसरे के समरूप हैं। अतः क्या लिख सकते हैं, लंब का आधार, मतलब लंब इसमें क्या है त्रिभुज में, ए बी बटा उसका लंब ए डैश बी डैश आधार के अनुपात के बराबर होगा, मतलब बी सी बटा में बी डैश सी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार लेंगे अगला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज एन एस एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एक दूसरे के समरूप हैं, तो समरूप है तो क्या हो सकता है, इसके इनके लंबों का अनुपात, आधारों का अनुपात और कणों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसका लंब क्या है, चित्र में देखिए एन एस बटे में इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश बराबर, आधार क्या है इसका, एस एफ, ध्यान से देखिएगा, इसका आधार क्या है, बी डैश एफ। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक, समीकरण बन गया। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है ना, तो किसी भी बिंदु पे उनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना, हमेशा बराबर होता है। तो जैसे यहाँ पे जो दूरी होगी, यहाँ पे दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे चित्रानुसार ए से बी, मतलब ए बी बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन एस, मतलब ए बी के जगह हम एन एस रख सकते हैं, एन एस के जगह ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे, देखिए ए बी का मान, चलिए एन एस का मान रख देते हैं, लिख देंगे कि एन एस का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में ns का मान जब रखेंगे, समीकरण 1 में सॉरी समीकरण 2 में, ns समीकरण 2 में है ना, तो ns का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे तो ns की जगह क्या हो जाएगा, ab, मतलब ab बटा में a डैश b डैश बराबर हो जाएगा क्या, sf बटा में b डैश f। ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमने समीकरण बनाया दो त्रिभुजों को लेकर के, क्योंकि ये एक दूसरे के जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उनके लंब का अनुपात, आधार का अनुपात और कर्ण का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दो त्रिभुज समरूप है तो वहां से हम एक समीकरण बना लिए, फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो यहाँ से हम एक बना लिए। अब हम देखें कि ये दोनों किरणें समांतर है और हमको पता है कि जब दो किरणें समांतर होती है तो उनके बीच की दूरी समान होती है, मतलब AB और NS दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे NS की जगह पे क्या रख दिया, AB। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण 3, समीकरण फर्स्ट व थर्ड के अनुसार क्या निकल रहा है, इसका जो बायां पक्ष है ना, वो आपस में क्या है, बराबर है। तो जब बायां पक्ष बराबर है, इसका मतलब दायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर, मतलब BC बटा में B डैश C बराबर होगा SF बटा में B डैश F। ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन इसका, ठीक ना। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, आगे प्रूफ करते हैं। BC ये दूरी है, B डैश F ये B डैश C सॉरी ये दूरी है इतनी, SF इतनी दूरी है, अब B डैश F ये दूरी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक बात हमें लिखनी है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा होता, ये दर्पण का द्वारक छोटा होता, मतलब ये छोटा होता तो n कहाँ चला आता, P के पास। तो लिखते कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये S चला जाता P के पास, ठीक ना। तो लिखेंगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब जो FS दूरी है ना, वो FP के बराबर हो जाएगी। FS दूरी FP के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो जब FS FP के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे FS या SF एक ही बात है, ठीक ना, SF ही लिख लेते हैं, ठीक। तो जो SF दूरी होगी वो FP के बराबर होगी, मतलब यहाँ पे लिखेंगे BC बटा में B डैश C बराबर, इसके जगह पे रख लीजिए FP बटा में B डैश F। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक। आगे देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जितनी दूरियां लिखे हैं यहाँ पे, ठीक, ये जो समीकरण बन रहा है, तो ये सब दूरी इसमें हमको रखना है। तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ जो है मान जो है उसमें तो मैच कर रहा है, लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को लिख नहीं पाएंगे तो उसको बनाना पड़ता है, उसको कन्वर्ट करेंगे पहले, ताकि ये चीज़ें हम वहाँ पे लिख सकें, तभी जाकर कि ये प्रूफ होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम बनाएंगे ताकि ये चीज़ें हम उसमें रख सकें। देखिए BC इसमें कहीं है, नहीं है, मतलब BC को कन्वर्ट कीजिए। तो जैसे ये BC है यहाँ तक की दूरी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। सोचिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताइए। PV माइनस PC। हाँ, PV माइनस PC, मतलब टोटल दूरी में से इतना दूरी हम निकाल देंगे तो यही बचेगा, मतलब BC का मान निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, ठीक, आगे क्या हो जाएगा, BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, P से B की दूरी, मतलब PB
माइनस पी से सी की दूरी, ठीक ना, पी सी बटे में, ये दिख रहा है ना, हाँ, पी बी माइनस पी सी बटे में, ठीक। अब देखिए आगे, आगे देखिए इधर, इसमें देखिए आगे है बी डैश सी, बी डैश सी, इसमें कहीं बी डैश सी लिखवा है नहीं, तो उसको भी बदलना पड़ेगा। अब देखिए इसको बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बोलिए। C minus- बी डैश, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बताओ भैया। PC minus PV guys। हाँ, पी सी माइनस पी बी डैश, मतलब इतनी दूरी को, दूरी में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाली दूरी बच जाएगी, मतलब बी डैश सी, तो इसको लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश। अब आगे बच गया वो देखिए एफ पी, एफ से पी मतलब पी एफ, इसमें पी एफ दिया है ना, तो जब ये मान दिया है तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक, इसको वैसे ही रहने देंगे। अब नीचे देखिए, आगे नीचे क्या है, बी डैश एफ, आगे बी डैश एफ, यहाँ पे देखिए बी डैश एफ। अब देखिए इसमें कहीं मान दिया है नहीं दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। चलो तो आगे बताइए, सुनी बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, CS minus ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, सी एस माइनस नहीं होगा, सी एस माइनस थोड़ी होगा। अगर सी एस माइनस करते हैं तो क्या इसमें सी एस कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, तो फिर सी एस। PV minus F। अब देखिए एक बात बता दे रहे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम C से S तक की दूरी लेते हैं और इसमें से PB दूरी माइनस कर दे, PB डैश, तो इतना दूरी बचेगा, तब भी तो बचेगा उतना ही ना। या फिर आप PB डैश दूरी लीजिए और उसमें से PF घटाइए, तब भी इतना ही बचेगा। तो दो प्रकार से हम ले सकते हैं, लेकिन देखिए बात को समझिए, अगर हम PC में से क्या लिखना है, सॉरी, हाँ, अगर हम पीसी बोले हैं ना, नहीं, हाँ पीसी बोले, चलिए पीसी में से अगर इतनी दूरी घटाते हैं, जैसे लिखते हैं, सॉरी इसको लिखते हैं पी से सी लिखते हैं सी, लेकिन नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं लिख पाएंगे, इसको केवल जो इसका करेक्ट आंसर है वही लिखते हैं। देखिए पी और बी डैश, इसमें से हम माइनस करते हैं पी एफ, जब माइनस करेंगे तो पी बी का भी मान निकल जाएगा और पी एफ का भी मान निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे पी से बी डैश माइनस पी से एफ, मतलब यहाँ तक की दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर देंगे तो ये बचेगा बी डैश एफ बचेगा, और वही चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए इसको हम इतने में कन्वर्ट कर दिए, अब देखिए सारा मान इसमें से वहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे देखिए पी बी माइनस पी सी, माने पी बी बराबर माइनस यू, तो माइनस यू हो जाएगा, माइनस पी सी के जगह पे देखिए माइनस आर है, तो यहाँ पे हम माइनस आर लिख सकते हैं, बटे में देखिए पी सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस आर, माइनस पी बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस बी, हो गया। अब ठीक इसमें देखेंगे पी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी एफ का मान कितना है, माइनस एफ, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एफ, ठीक, बटे में। आगे देखिए पी बी डैश का मान कितना है, माइनस भी माइनस पी एफ का मान देखिए माइनस एफ, ठीक ना। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए माइनस यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर, बटे में माइनस आर प्लस बी हो जाएगा बराबर माइनस एफ, बटे में माइनस बी, माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। अब देखिए कल के लेक्चर में हमने प्रूफ किया था कि जो त्रिज्या होती है ना, वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ठीक, दुगनी, ठीक। फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है, मतलब आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि r बराबर क्या होता है 2f, अतः यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस यू प्लस 2f
बटा में माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस f बटा में माइनस b प्लस f। ठीक, अब आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो ऐसे गुणा करते हैं इससे इसमें माइनस u प्लस 2f मल्टीप्लाई माइनस b प्लस f, उसके बाद बराबर इसको उधर ले जाते हैं, मैंने माइनस f मल्टीप्लाई माइनस 2f प्लस b मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए एक बार u से इन दोनों में पहले करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और u से b में करेंगे तो क्या होगा, u भी होगा ना। आगे देखिए, आगे है माइनस u से प्लस f में, तो प्लस माइनस माइनस, और u से f में करेंगे तो क्या होगा, uf होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए u से तो कर दिए, माइनस u से दोनों में, अब 2f से इन दोनों में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2f भी हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर, अब देखिए आगे देखेंगे, इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, f करेंगे 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, जब v में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, f v। अब देखिए 2f स्क्वायर इधर 2f स्क्वायर, जब ये इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इधर भी f भी है और इधर भी f भी है, मतलब इसको उधर भेज दीजिए तो इधर बचेगा u v माइनस u f बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये इधर माइनस में है ना, तो उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा, ये पहले से वहाँ पे मौजूद है माइनस एफ बी। ठीक, तो 2fv में से माइनस fv घटा देंगे तो बचेगा, क्या बचेगा, fv। ये बन गया हमारा एक समीकरण। अब देखिए, अब भी हमको चाहिए f u 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो आगे यहाँ से कैसे करेंगे बताइए, तो दिमाग लगाते हैं। देखिए 2 रुपया का दिमाग लगाइए। ठीक, अगर हम इसमें u भी f से भाग देते हैं तो u भी कट जाएगा, तो 1/, में क्या बचेगा, f, 1/, में f चाहिए इसमें। अगर इसको हम u भी f से भाग देते हैं तो uf कट जाएगा, मतलब 1/, क्या बचेगा, v बचेगा ये। ठीक, तो लिखते हैं कि समीकरण में u भी f से भाग देने पर, तो भाग दीजिए, u भी बटा में u भी f माइनस uf बटा में u भी f बराबर f भी बटा में u भी f। अब u भी से u भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 1/f माइनस 1/, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, v बराबर, ये कैंसिल होके बचेगा 1/u। जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हो गया हमारा प्रूफ। पहले ही बताए थे कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, और यहाँ पे हमने प्रूफ दिखा दिया कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि समझ आया है। ठीक, समझ आया होगा। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। हमको ये चीज़ सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो एक दर्पण लेना पड़ेगा, कोई भी आप दर्पण ले सकते हैं। इसमें हमने अवतल दर्पण लिया है, आप उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। ठीक, और इसके सामने हम एक वस्तु रखे हैं ए बी, तो ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश, ये बन रहा है। अब देखिए इसमें इस हिसाब से यहाँ पे एक लंब डाले हैं तो चार त्रिभुज दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है और ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इन दोनों को एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 2 समीकरण बनाते हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके लंब का अनुपात, आधार का अनुपात और कोण का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो उस हिसाब से समीकरण 1 बनाए हैं और दूसरे इन दोनों त्रिभुज से समीकरण 2 बनाए हैं। चूंकि जब देखिए ये समांतर हैं एक दूसरे के, ठीक, तो समांतर जो रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है, मतलब ए बी और एन एस क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे
NS के जगह क्या रख दिए AB, तो समीकरण 3 बच गया है। और समीकरण 1 और समीकरण 3 से देख रहे हैं कि ये बायां पक्ष आपस में बराबर है, मतलब हम दायां पक्ष भी बराबर होगा इसका, ठीक। तो यहाँ पे ले लिए हैं और उसके बाद आगे लिखे हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, मतलब FS किसके बराबर हो जाता, PF के बराबर, SF FP के बराबर हो जाता। तो यहाँ पे SF की जगह हम PF रखे हैं और इस समीकरण को हम ऐसे कन्वर्ट किए हैं ना ताकि इतना मान हम उसमें रख सके। तो इसको हम बदले हैं, यहाँ पे देखिए एक लाइन में यहाँ पे बदले हैं और वहाँ पे सारा मान यहाँ पे हम रख दिए हैं, उसका हल निकाल दिए। तो आ गया 1/x बराबर 1/d + 1/s, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो पहला लेक्चर पढ़े थे उसमें पढ़े थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़े थे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये लास्ट टॉपिक था, ठीक ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक। जैसे ये N1 हो गया, ये N2 हो गया। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के मार्ग में क्या होता है, विचलन होता है, मतलब अपने मार्ग से हट जाता है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। मतलब इसको जाना चाहिए तो ऐसे किरण को, लेकिन जाती है ऐसे, इससे दूर हटके या फिर इससे पास हटके। दो कंडीशन होता है। जब यहाँ पे सघन माध्यम, ये विरल माध्यम होगा तो ये दूर हटेगी, और जब ये विरल माध्यम होगा और ये सघन माध्यम होगा तो अविलंब की तरफ झुकेगी। इसको हम पहले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किए, ठीक। आप जा करके देख सकते हैं वहाँ पे। जो बताना है वो चीज़ मेन बात बताते हैं। देखिए तो जब प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं, जैसे पहला माध्यम हम लेते हैं सघन, बताए थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो जिसमें पहला शर्त था कि जो प्रकाश की किरण होगी वो सघन माध्यम से कहाँ जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में। और क्यों सघन माध्यम लेते हैं और इसमें क्यों विरल माध्यम में लेते हैं, क्यों नहीं पहले विरल लेते हैं बाद में सघन लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले जो लेक्चर हम अपलोड किए हैं, लेक्चर नंबर 1, उसमें आप देखिए, उसमें हम विधिवत तरीके से बताएं कि क्यों पहले सघन लेते हैं उसके बाद विरल लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हटती है, ठीक ना। अब देखिए अगर हम इस प्रकाश की किरण को 90 डिग्री पर भेजें तो इसके बीच जो बना कोण होता है ना उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। मतलब 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो जब हम क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे या इस पे भेजेंगे प्रकाश की किरण को, तो मान लीजिए कि ऐसे सीधा टकराएगी और ये विरल माध्यम में है तो अविलंब से दूर हटेगी, मतलब ऐसे जाकर के इससे और थोड़ा हट के इधर दूर हट के निकल जाएगी। मतलब इससे अविलंब से दूर हटेगी, जाना चाहिए सीधा लेकिन अविलंब से दूर मतलब और ऊपर। तो मतलब क्रांति कोण या उससे अधिक के कोण पे जब प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो उसका जो कुछ भाग होता है वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक। यही है ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये चीज हम पढ़ लिए थे कल। आज हमें देखना है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। आज हमें उदाहरण के बारे में डिस्कस करना है, ठीक। कल हम इसको पढ़ लिए थे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े थे, फिर इसके लिए क्या क्या शर्तें होती है उसको पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण पढ़ना है, ठीक ना। जैसे क्या क्या उदाहरण होता है, रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक। दूसरा क्या होता है, प्रकाशिक तंतु, मतलब रेगिस्तान में मरीचिका और प्रकाशिक तंतु, ठीक। ये इसके उदाहरण होते हैं, ठीक। और
तीसरा इसका अच्छा उदाहरण होता है हीरे का चमकना। हीरा का चमकना यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। ठीक, रेगिस्तान में मरीच का प्रकाशिक तंतु, हीरे का चमकना, या फिर एक और इसका एग्जाम्पल होता है कांच में पड़ी दरार। कांच में पड़ी दरार का चमकना। ठीक है, चमकना मतलब कांच जब चटक जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है तो उसका वो जो चमकता है वो किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। ठीक ना। अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाशिक तंतु, ये एग्जाम में पूछता भी है। ठीक, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये उदाहरण है, लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालिए प्रकाशिक तंतु। ठीक है, चलो चलिए आगे हेडिंग डालिए प्रकाशिक तंतु। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रकाशिक तंतु, इसके बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, जो सुनिए ध्यान से, सुनो। प्रकाशिक तंतु जो होता है ना, एक ऐसा युक्ति होता है जिसमें प्रकाश के सिग्नल या संकेत को, ठीक ना, प्रकाश के सिग्नल या संकेत को बिना किसी ऊर्जा ह्रास के एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकता है। ठीक, प्रकाशिक तंतु एक युक्ति होता है जिसमें प्रकाश को या प्रकाश सिग्नल को या संकेत को एक जगह से दूसरे जगह तेजी के साथ बिना किसी ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है। ठीक ना, ये होता है प्रकाशिक तंतु। अब कैसे भेजा जा सकता है, पहले फिगर बनाते। ठीक, देखिए प्रकाशिक तंतु में ना उच्चतम होता है प्रकाशिक तंत्र होता है जिसके देखिए जिसका जो आंतरिक भाग जो होता है ना, वो उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना होता है। ठीक, जिसको हम क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। और जो इसका बाहरी आवरण होता है ना, उसको बोलते हैं अधिपट्टन। जिसका अपवर्तनांक ना मतलब कम होता है। ठीक, जैसे N1 हो गया, N2 हो गया, मान लीजिए थोड़ी उच्च होता है, उच्च। ठीक, आगे देखिए जब प्रकाश को इस प्रकाशिक तंतु में भेजा जाता है क्रांति कोण से अधिक कोण पे, ठीक ना, जो क्रांति कोण होता है उससे अधिक कोण पे जब इसमें भेजा जाता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक ना। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो प्रकाश होता है इसमें घूमता रहता है। ठीक, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और तेजी से प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। ठीक, तो यही बात हमें लिखना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें प्रकाश प्रवेश करता है, पहले जैसे मान लीजिए कि ऐसे प्रकाश गया इसमें, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो वापस इसमें आ जाएगा, टकराएगा। फिर यहाँ पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो इधर जाएगा, फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ऐसे, फिर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो ऐसे करके वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक, ऐसे होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके द्वारा प्रकाशिक तंत्र के द्वारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है। एक जगह से दूसरे जगह प्रकाश सिग्नल आसानी से चला जाता है तीव्रता के साथ। ठीक, जितना बात बोले हैं उसको केवल बोर्ड पे लिख देना है, वही चीज। तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि प्रकाशिक तंतु, लिखिए प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है, लिखेंगे यही चीज, प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें प्रकाश सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तीव्र गति से, ठीक ना, तीव्र गति से
बिना किसी ऊर्जा ह्रास के, बिना किसी ऊर्जा ह्रास के आसानी से भेजा जा सकता है, आसानी से भेजा जा सकता, ठीक है। ये होता है प्रकाशिक तंतु। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए तो आगे देखिए। आगे जो प्रकाशिक तंतु होता है ना, उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रोड कहते हैं। वही चीज लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु का केंद्रीय भाग उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना होता है, जिसे क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। ठीक, ये बात हमने लिख दी। अब आगे क्या बोले थे? क्रोड के दोनों तरफ मतलब एक आवरण बना होता है, और उस आवरण को क्या कहते हैं? अधिपट्टन कहते हैं। ठीक ना, ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे क्रोड के चारों तरफ ठीक, क्रोड के चारों तरफ कम अपवर्तनांक वाले कांच लगे होते हैं। ठीक, जिसे अधिपट्टन कहते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए। इसके बाद आगे लिखते हैं। जो क्रोड होता है, क्रोड के बाहर कम अपवर्तनांक वाले कांच लगे होते हैं, जिसे अधिपट्टन कहते हैं। ठीक, इसको लिखिए। इसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए सुनिए, तो आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या बोले थे कि जब प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक कोण पे, ठीक ना, क्रांति कोण से अधिक कोण पे जब प्रकाश इसमें भेजते हैं प्रकाशिक तंतु में, तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है बिना किसी ऊर्जा ह्रास के। यही चीज हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक, लिखेंगे कि जब, लिखिए हमारे साथ साथ लिखते रहिए, जब प्रकाश किरण को क्रांति कोण से अधिक कोण, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे अधिक कोण पर प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु पर आपतित करते हैं, ठीक, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक
परावर्तन होता है, यह प्रक्रिया बार बार होती है और प्रकाश एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी ऊर्जा ह्रास के तीव्र गति से पहुंच जाता है। ठीक, ये होता है प्रकाशिक तंतु। लिख लीजिए इसको, उसके बाद इसको समझते हैं। ठीक, वीडियो रोक करके लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं। आगे देखिए क्या बोले हैं, जो प्रकाशिक तंतु होता है ना, उसका आंतरिक भाग जो होता है उच्च गुणवत्ता वाले कांच से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। और क्रोड के दोनों तरफ मतलब एक आवरण होता है जिसे अधिपट्टन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश किरण को इस प्रकाशिक तंतु में क्रांति कोण से अधिक कोण पे जब इसमें हम इस पर आपतित करते हैं तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण प्रकाश आसानी से तीव्र गति से एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना किसी ऊर्जा ह्रास के पहुंच जाता है। ये होता है प्रकाशिक तंत्र। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे वीडियो करके देख लीजिए ध्यान से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं इसका अगला टॉपिक क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अगला इसका टॉपिक है किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, एक गोलीय पृष्ठ लेंगे, उसके द्वारा जो अपवर्तन का सूत्र होता है उसका हम निगमन करते हैं। सूत्र क्या होता है यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, N2/V माइनस N1/mu बराबर N2 माइनस N1/R। ये होता है इसका सूत्र। इसी का हमको क्या करना है, निगमन करना है। ठीक ना, ठीक, इसका हमको निगमन करना है। तो देखते हैं, इसके लिए हमको सबसे पहले एक गोलीय पृष्ठ लेना है। ध्यान से देखिए, फिगर पहले समझ लीजिए अच्छे से। ये हो गया गोलीय पृष्ठ, ठीक है, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। और गोलीय पृष्ठ से ध्यान से देखिए, गोलीय पृष्ठ से u दूरी पे एक वस्तु है O, तो इससे प्रकाश ऐसे मान लीजिए जाता है। और जैसे यहाँ पे दो देखिए, इधर N1 अपवर्तनांक चेंज, देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें, इधर वाले का अपवर्तनांक N1 लेते हैं और इधर जो होगा माध्यम उसका अपवर्तनांक N2 लेते हैं। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो वो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मतलब यहाँ से ये ऐसे ही चला जाता है। ठीक, और यहाँ पे बनता है प्रतिबिंब I, कितने दूरी पे, इससे V दूरी पे। ठीक, इधर इसकी केंद्र R दूरी पे, यहाँ से इसका केंद्र होता है C, यहाँ पे लेते हैं C केंद्र, और इससे हम इस केंद्र पे एक अभिलंब डालते हैं ऐसे। ठीक, तो आने वाली जो किरण होती है आपतित किरण, और जो अपवर्तित होकर निकलती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण, जो कोण बनता है उसको कोण I बोलते हैं, आपतन कोण। अपवर्तन कोण बोलते हैं इसको R, जो आपतित परावर्तित किरण से अपवर्तन कोण। ठीक ना, कोण R। अब देखिए, हमको इसी के हिसाब से हमको ये प्रूफ करना है चित्र के द्वारा। ठीक, चित्र बना लीजिए एक बार अच्छे से, उसके बाद हम आगे चित्र बनाइए जल्दी से, उसके बाद आगे देखते हैं। लिख लिए, चलिए आगे देखते। लिखेंगे, पहले लिखेंगे चित्र में R त्रिज्या वाले
गोलीय पृष्ठ द्वारा u दूरी पृष्ठ द्वारा u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बने प्रतिबिंब को दर्शाया गया है। ठीक, लिख लीजिए। चित्र में r त्रिज्या वाले गोलीय पृष्ठ के द्वारा u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पे स्थित u दूरी पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो कि v दूरी पे स्थित है उसको दर्शाया गया। ठीक, अब देखिए, लिख लीजिए इसको, उसके बाद आगे देखिए। आगे चलिए, ठीक, आगे देखिए। जैसे यहाँ पे हम कोण लेते हैं, जैसे ये एक कोण बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए थीटा, अभी नाम नहीं लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक कोण बनता है और एक यहाँ पे एक मान लीजिए n बिंदु पे प्रकाश टकराता है गोलीय पृष्ठ से, तो इससे हम एक अभिलंब लेते हैं यहाँ पे m, nm। लिखेंगे कि गोलीय पृष्ठ से मुख्य अक्ष पर nm अभिलंब तो आगे देखते हैं। ठीक, हमको यही सूत्र इसमें प्रूफ करना है। पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे प्रूफ करना है, कौन कौन सा स्टेप होगा इसमें, क्योंकि लंबा स्टेप है। तो इसको थोड़े से शब्दों में बताते हैं। देखिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, 3 त्रिभुज बन रहा है। तीनों में हमको 10 का मान लेना है। ठीक, 10 थीटा का मान। ठीक, तीनों में हमको 10 थीटा का मान निकालना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये I बन रहा है और कोण R बन रहा है, कोण I और कोण R। देखिए इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है और ये जो है इस त्रिभुज में आ रहा है। ठीक, तो इस त्रिभुज में बहिष्कोण लेंगे, दोनों में बहिष्कोण का मान लेते हैं और I और R का मान निकालते हैं। ठीक, I और R का मान निकालते हैं इसमें। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन I बटा में साइन R n2/n1। ये होता है अपवर्तन का भी दूसरा नियम होता है। ठीक, अपवर्तन का एक नियम होता है। अब इसमें देखिए साइन के छोटे मानों के लिए क्या होता है, I जो होता है I और R हो जाता है, साइन गायब हो जाता है, n2/n1। यहाँ से जो I और R का मान निकलेगा इसमें रखेंगे, उसके बाद तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद R U V जो वैल्यू है वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये सूत्र आपको मिल जाएगा। यही हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ये वाला NOM, आप लोग भी लिखते रहिए साथ में। त्रिभुज NOM में 10 NOM बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार, यानी कि लंब NM बटा में आधार कितना होगा, OM। अब आगे त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज इसमें लेते हैं NMC, NMC लेते हैं, या त्रिभुज NCM ले लेते हैं, बराबर NCM लेंगे। ठीक ना, सॉरी NCM लेंगे। त्रिभुज NCM में क्या होगा, लंब क्या है इसमें NM बटा में आधार क्या है MC। ध्यान से देखते रहिएगा उसमें, सॉरी यहाँ पे लिखें त्रिभुज NCM में 10, यहाँ पे कोण का साइन बनाना, 10 NCM बराबर क्या होगा,
एन एम जो कि लंब है, अब बटा में आधार का मान कितना है एम सी। और फिर आगे लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये बड़ा वाला एन आई सी, हाँ त्रिभुज एन सी, एन आई सी में, एक त्रिभुज एन आई सी में देखेंगे। लेकिन एक बात देखिए, अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं तो इसमें लंब का मान निकल रहा है, लंब कहीं दिया, अगर इसमें 10 का वैल्यू लेंगे तो लंब चाहिए, लेकिन इस त्रिभुज में लंब नहीं है, तो ये वाला त्रिभुज नहीं लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। देखिए ये थीटा जो कोण का मान है ना, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा और इनको मिला कर लेंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज में भी आएगा। लेकिन अंतर बस है कि छोटे वाले त्रिभुज में लंब नहीं है, बड़े वाले त्रिभुज में लंब है, तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे बड़ा वाला हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एन एम आई लेंगे। ठीक, त्रिभुज एन एम आई में 10 एन आई एम बराबर, एन कोण एन आई एम बराबर क्या होगा एम एन बटा में एम आई। ठीक, ये बना। आगे देखिए, आ रहा है। अब देखिए आगे देखेंगे, देखिए अगला स्टेप है बहिष्कोण का मान लिखते हैं। जैसे लिखेंगे त्रिभुज ओ एन सी, त्रिभुज ओ एन या फिर एन ओ सी, त्रिभुज एन ओ सी में कोण आर, कोण आई क्या है बहिष्कोण है। ठीक, अब बहिष्कोण आई बराबर क्या होता है, कोई भी बहिष्कोण जो होता है उसके सामने के जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। मतलब आई बराबर एन ओ सी, कोण एन ओ सी प्लस एन सी ओ, कोण एन सी ओ, ये होता है। ठीक है, आगे कोण, अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा का मान है ना, अब देखिए लिखेंगे चुप, यहाँ पे आपको एक स्टेप लिखना पड़ेगा, इसमें ऐड कर लीजिएगा, छूट गया सॉरी। लिखेंगे कि थीटा के छोटे मानों के लिए, छोटे मानों के लिए ये 10 गायब हो जाएगा सब में से। ठीक ना, यानी कि कोण एन ओ एम बराबर हो जाएगा एन एम बटा में ओ एम। ठीक, कामा यहाँ से 10 हट जाएगा, कोण एन सी एम बराबर होगा एन एम बटा में एम सी, और एक ये यहाँ से 10 हट जाएगा, कोण एन आई एम बराबर हो जाएगा एम एन बटा में एम आई। ये 4 बातें आएंगी, 3 बातें। ठीक, तो यहाँ पे मान रख दीजिए एन ओ सी, एन ओ सी कहाँ गया, एन ओ सी देखिए एन ओ सी या फिर एन ओ एम, दोनों में थीटा का मान वही है। ठीक ना, तो यहाँ पे इसका बनेगा आई बराबर एन ओ एम ही रखेंगे, एन ओ एम का मान एन एम बटा में ओ एम प्लस आगे एन सी ओ, एन सी ओ देखिए सी किस में आ रहा है एन सी एम आ रहा है, मतलब एन सी एम लिखिए या फिर एन सी ओ लिखिए, दोनों में थीटा तो सेम ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे एन सी, इसका मान एन एम बटा में एम सी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे थीटा का मान रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो समरूप थीटा हो जाता है, जैसे ये छोटा वाला त्रिभुज में भी वही है कोण, अब बड़ा वाला त्रिभुज में वही है कोण, कोण का मान क्या है समान समान है, इसलिए यहाँ पे इसी से हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार अब इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज एन सी एन आई सी, त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज एन आई सी में कौन सा कोण बहिष्कोण है एन सी एम, एन सी एम लिख देंगे एन सी एम बहिष्कोण है। ठीक,
अतः क्या बनेगा, कोण आर एनसीएम बराबर क्या बनेगा, ये दोनों कोणों का योग, मतलब कोण आर प्लस इस कोण का नाम क्या रख सकते हैं, NIC, ठीक, NIC। अब यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कोण आर बराबर ये उधर जाएगा या फिर इसको इधर भेजिए, हाँ आर का मान निकाला मतलब इसको इधर भेजिए, कोण NCM माइनस कोण NIC। अब NCM का मान रखना है तो NCM मतलब ये वाला थीटा, NCM देखिए C कोण किस में है, इसमें देखिए किसी में, इसमें O है, इसमें C आया ना, मतलब यही वाला मान रखेंगे, NM बटा में MC, यहाँ पे R बराबर लिखेंगे NM बटा में MC माइनस NIC, I का मान इसमें आ रहा है ना, मतलब MN बटा में क्या रखना है, MI, MN बटा में MI। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, इसमें एक बार फिर से देखते क्या किए हैं। इसमें इस त्रिभुज में 10 का मान लिए, 10 इतना थीटा का मान, फिर 10 इतना का मान लिए, फिर 10 इतना का मान लिए। आज छोटे से थीटा के छोटे मानों के लिए जो होगा ना 10 हट जाएगा, NCM बराबर इतना हो जाएगा, NIM बराबर इतना हो जाएगा, NOM बराबर इतना हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हम इस त्रिभुज का बहिष्कोण लिए हैं और फिर इस त्रिभुज का बहिष्कोण लिए हैं, यहाँ से हम I का मान निकाले, यहाँ से R का मान निकाले हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है बोलिए, स्नेल के नियम से होता है साइन I और साइन R दोनों का अनुपात नियतांक होता है, या फिर N2 अपन N1, यहाँ पे लिखते हैं नियतांक, ऐसे लिखे थे कल अपवर्तन का, ये अपवर्तन का नियम भी होता है, स्नेल का नियम एक दूसरा ये है, ठीक, कल पढ़े भी हैं इसमें। तो साइन I अपन साइन R बराबर N2 अपन N1 होता है, यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी लिखेंगे थीटा के छोटे मानों के लिए, थीटा के छोटे मानों के लिए क्या हो जाएगा, साइन I जो होगा वो I के बराबर हो जाएगा, और साइन R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा I बटा में R बराबर N2 बटा में N1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो N1I बराबर N2R। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से I और R का मान हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से मान रखेंगे, ठीक। आगे देखिए इस चीज को हम अलग अलग पक्षांतर करेंगे, देखिए N1 और इसको इधर लाएंगे तो ये होगा बटा में N2, ठीक है। अब देखिए ये चीज और ये चीज, इसको जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि NM बटा में MC माइनस NM बटा में MI पूरे का बटा, इसको जब ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, NM OM प्लस NM बटा में MC, ठीक है। ठीक, ये एक साथ हो जाएगा। अब देखिए ये होगा N2 N1 बटा में N2, ठीक। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा MC MI, ठीक। और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो MC से MC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बटेगा क्या, बचेगा क्या, इसमें NM, सॉरी MC से MC कट जाएगा, यानी कि पहले कॉमन लेते हैं, सॉरी इसमें देखिए NM और NM कॉमन लेते हैं, तो क्योंकि एक जैसा है तो NM कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1/MC माइनस 1/MI, ठीक, पूरे का बटा। इसमें भी कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/OM प्लस
1/mc, ठीक है। अब देखिए आगे n1/n2, ये nm से nm कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/mc माइनस 1/mi बटा में 1/om प्लस mc, ठीक। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो होगा mc mi, ठीक। mc से mc कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा mi बचेगा, माइनस यहाँ पे देखिए mi से mi कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा mc बचेगा पूरे का बटा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा om mc, om से om कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mc प्लस देखिए mc से mc कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा om, ठीक। आगे बनेगा n1 बटा में m2, सॉरी ये बनेगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे आगे mi। अब देखिए ये ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, mi माइनस mc पुस्तक बंद, इधर om mc बटे में ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, ठीक। mc mi इसके साथ मल्टीप्लाई होगा mc प्लस om के साथ, ठीक है। आगे देखिए om mc से mc क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा n1 n2 बराबर mi माइनस mc, mc से mc कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा om बटे में देखिए यहाँ पे बचेगा, इसको पहले लिख लेते हैं mc प्लस om, इधर बचेगा mi, ठीक है। अब देखिए अब सबका मान इसमें से हम रख देंगे। mi का मान कितना है देखिए v है, तो यहाँ पे रखेंगे v माइनस mc का मान कितना है r है बटे में। अब देखिए om का भी मान रख देते हैं, o से m की दूरी क्या रखे हैं u, लेकिन देखिए जो वस्तु की दूरी होती है ना बाएं साइड में उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस u हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए mc का मान रखिए mc r है प्लस om का मान रखिए om माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा u हो जाएगा, बाहर क्या है mi मतलब v, ठीक। आगे देखिए आगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबका, यानी कि तीसरा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा n1, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए vr माइनस uv, ठीक है। आगे इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बराबर, ये पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि n2 कोष्टक में ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस uv हो जाएगा, ठीक। और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ur हो जाएगा, ठीक। इसको हम पक्षांतर किए हैं, उसके बाद डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए n1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा वीडियो रोको, वीडियो रोको, चलो गया। देखिए n1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा n1 vr माइनस n1 uv बराबर, n2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n2 uv प्लस n2 ur। लिखेंगे दोनों समीकरण में लिखेंगे समीकरण में u भी r से भाग देने पर, ठीक। भाग दीजिए, इसमें u भी r से जब भाग देंगे तो देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या वो n1 बटा में u माइनस, इसमें जब डिवाइड देंगे तो uv से uv क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा n1 बटा में r बराबर, इसमें देखिए u से u कैंसिल v से v कैंसिल, माइनस n2 बटा में क्या बचेगा r बचेगा प्लस, इसमें जब डिवाइड देंगे तो u से u r से r कैंसिल, n2 बटा में क्या बचेगा ur कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा v, ठीक। अब देखिए ये एक जैसे हैं तो इसको पक्षांतर कर लीजिए, उसको इधर बुला लीजिए,
यानी कि n1 बटा में u माइनस n2 बटा में v, ठीक है, बराबर ये उधर जाएगा, मतलब n1 आज फिर गलती हो गई, वीडियो रुको, अब क्या देखिए, अब इसमें यू वी आर से डिवाइड जब करेंगे तो यू आर से यू आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब n1 बटा में क्या बचेगा, भी कह रहा है, यू बचेगा, वी, हाँ वी आर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस इसमें जब भाग देंगे तो यू भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस n1 बटा में r बचेगा। इधर जब डिवाइड करेंगे तो यू भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस n2 बटा में क्या बचेगा, r, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो यू आर कैंसिल हो जाएगा, n2 बटा में क्या बचेगा, v। अब देखिए इसको वहीं पे रहने देते हैं, इसको उधर भेजते हैं, मतलब n2 को इधर बुलाते हैं, n2 बटा में r प्लस में हो जाएगा, n1 बटा में r यहीं पे रह जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, मैंने n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u। अब देखिए इसको इधर ही कर देते हैं यहाँ पे, जब n2 कॉमन लेंगे, देख r कॉमन लेंगे तो बनेगा n2 माइनस n1 बटा में r बराबर n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u। ये होता है आपका समीकरण। देखिए यहाँ पे पहले लिखे थे n2 बटा में v माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r, वही यहाँ पे आ गया। ये होता है गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। इसका डेरिवेशन थोड़ा जटिल है, तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।